स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्ययन करेंगे। 2022 में जो परीक्षा हुआ था उसमें जो है पेपर का कोड 824 बी के पेपर को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? 20 सेमी फोकस दूरी है और 20 सेमी के पर रखा वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो सबसे पहले लिखेंगे F बराबर 20 सेमी। यह उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में F का मान प्लस होता है, U का मान माइनस होगा। 20 सेमी हो जाए, वस्तु को दूरी कितना दिया है? U बराबर माइनस 20 सेमी हो जाएगा। V बराबर प्रश्नवाचक है, V बराबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है, सूत्र होता है। 1/V उतर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/U, U का मान माइनस 20 दिया गया बराबर 1/20। प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यह माइनस को जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का हर देख लीजिए, आपस में क्या है? बराबर हैं। 20 नीचे 20 उतर जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 1 का नाम 2, 2 से 20 को काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे, V/1 हो जाएगा तो V/1 इधर उल्टा करेंगे तो 10/1 हो जाएगा। यहाँ 1 से भाग करेंगे, यहाँ भी 1 से भाग करेंगे तो V बराबर क्या आ गया? 10 सेमी आ गया। अब ये 10 सेमी जो प्लस में जब आएगा तो कहाँ पे बनेगा? तो लिखेंगे 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। अब दर्पण के पीछे क्यों बनेगा? क्योंकि यह प्लस में है, तो प्लस जब आता है तो दर्पण के पीछे बनता है, माइनस आता है तो दर्पण के आगे बनता है। दूसरा प्रश्न है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो उसमें 7 रंग की पट्टी दिखाई देती है। उसमें बताना है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, बैगनी रंग का। तो याद रखेंगे इसमें बैगनी रंग का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। इसमें चौथा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वैद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। वैद्युत जनरेटर जो होता है इसमें किसमें रूपांतरित करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो याद रखिए वैद्युत जो जनित्र होता है वह यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसमें दूसरा ऑप्शन याद रखेंगे, इसमें दूसरा ऑप्शन जो है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन है? तो वैद्युत जनित्र होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न दिया गया 220 वोल्ट 100 वाट के वैद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें प्रतिरोध की गणना करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर V बराबर क्या दिया गया? 220 दिया गया, P बराबर 100 वाट दिया गया। R का सूत्र होता है V²/P होता है। V के जगह पे 220 गुणे 220 लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 घात है। P का मान यहाँ 100 हो गया, 00 से 00 खत्म, 22 में 22 का गुणा करेंगे 484 जो है ओम हो जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 484 ओम होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न आया है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? पहला इसका उपयोग होगा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग होगा छोटा अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करने में। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो डॉक्टर जो होते हैं आंख, दांत, नाक, गले आदि का करते हैं निरीक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आया है, बोर्ड में देख सकते हैं 2 का ख, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? इसका निवारण कैसे करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब दूर दृष्टि दोष की बात कहा जा रहा है। तो
दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगे लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका निवारण कैसे करते हैं? तो इस दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दीर्घ दृष्टि दोष का क्या हो जाता है? निवारण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा दीर्घ दृष्टि दोष क्या होते हैं और उसका निवारण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख में दर्शाइए। अब यहाँ पर आवर्धित प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसका किरण आरेख बनाना है और किस लेंस में बनाना है? उत्तल लेंस में बनाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक उत्तल लेंस को लगाएंगे। अब यहाँ उत्तल लेंस जब लग जाएगा, अब यहाँ उत्तल लेंस के सामने को क्या करेंगे? यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। यह वस्तु हो गया, यहाँ पे इसका भी फोकस यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश के किरणें क्या होते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश के किरणें जो है अपवर्तन के बाद क्या होते हैं? झुक करके जाते हैं। अब यहाँ अपवर्तन के बाद झुक करके जाएंगे। अब यहाँ से यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की अपवर्तन के बाद क्या होते हैं? झुक करके जाते हैं। और इसके प्रकाश की केंद्र से जब जाता है, जब यहाँ पे प्रकाश की केंद्र से जाता है तो प्रकाश सीधे निकल जाता है। अब यहाँ जहाँ प्रकाश जब सीधे निकल जाता है, जहाँ ये प्रकाश दोनों मिलेगा, यहीं पर इसका जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब यही प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका नाम क्या रखा जाएगा? आई, और इसका नाम क्या रखेंगे? आई डैश हो जाएगा। और ये वस्तु ओ, और ये क्या हो जाएगा? ओ डैश हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद जो है वह झुक करके जाता है, और प्रकाश की केंद्र से जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश सीधे निकल जाता है। जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे प्रकाश, वहीं पर जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आरेख जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 का क क्या है? तो दिया गया प्रश्न, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध को 24 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन के 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी में संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यहाँ पे धारा की गणना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम। ये 3 प्रतिरोध दिया है क्रमशः। V बराबर 24 वोल्ट दिया गया प्रश्न में। समांतर क्रम में तुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो समांतर क्रम में तुल प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब 1/R उतर जाएगा, बराबर 1/R1 2 है, 1/R2 3 है, 1/R3 4 है। 2 3 4, ये 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 जब हो गया तो यहाँ 2 का आप पहाड़ा पढ़िए, 12 आ जाए। कितने बार में आएगा? 6 बार में। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 12 आ जाए तो 4 बार में, 4 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 12 आ जाए तो 3 बार में आ गया। समझ में आ गया? और 6 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया। 2 3 4 का जब एलसीएम ले लेंगे तो इसको हर बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो 6 4 10 3 13, 13/12 हो जाएगा। अब इसका उल्टा मान कर लेंगे, 12 R ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, 12 ऊपर जाएगा, 13 नीचे हो गया। R का मान 12/13 आ गया। अब यहाँ पर R का मान जब 12/13 आ गया तो यहाँ पर I का मान गणना करना है। तो I बराबर V/R। अब यहाँ I बराबर V/R, और यहाँ वोल्टेज जो होते हैं जानते हैं समांतर क्रम में क्या होते हैं? समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? तो वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान समान नहीं होता है। तो याद रखेंगे। तो I का सूत्र क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। V का मान जो है 24 वोल्ट दिया गया है और R का मान 12/13 दिया गया है। अभी 12/13 निकला है। अब ये 13 ऊपर चला जाएगा तो 24 गुणे 13/12 हो जाएगा। 12 से 24 कट जाए, 12 दूनी 24 कट गया, 2 बार में कटेगा। 2 में 13 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26। इस परिपथ में जो है संयोजन में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? 26 एम्पियर की धारा प्रवाहित
होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है न्यूमेरिकल आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब R का मान क्या दिया है, 4 ओम दिया है, T बराबर 1 सेकंड दिया गया है और W बराबर कितना दिया गया, 100 जूल दिया गया है। V बराबर प्रश्नवाचक है, या W लिखिए या H लिख सकते हैं, H भी लिखा जा सकता है क्योंकि जूल ऊष्मा दिया है इसलिए इसको H से प्रदर्शित करेंगे। अब H का सूत्र क्या होता है, V² T/R। आप लोग पढ़े होंगे सूत्र H बराबर V² T/R। इसमें किसकी गणना करना है, V की गणना करना है। अब H के जगह पे 100 हो जाएगा, V² उतर जाएगा, T का मान 1 हो गया, R का मान 4 हो जाएगा। 4 में 100 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। V² बराबर 400, वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो करनी लग जाएगा, करनी 400 का मान क्या होता है, 20 हो जाएगा। या वर्ग जब हटेगा तो करनी लगा और करनी 400 का मान क्या आएगा, 20 वोल्ट। V बराबर 20 वोल्ट हो जाएगा। इसमें जो है आंसर क्या आया, 20 वोल्ट। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न को ज्वाइंट किया गया है। दो प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहले पहला प्रश्न हल करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य नियम जो होते हैं वह दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जो है एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये दो इनका जो है नियम है परावर्तन के। दोनों नियम जो है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल भी प्रश्न आया हुआ है, u बराबर -10 सेमी। अब यहाँ पर u बराबर -10 सेमी क्यों लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। और यहाँ v बराबर जो है 20 सेमी है, यहाँ क्या लिखेंगे 20 सेमी। और यहाँ पर प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है आभासी प्रतिबिंब। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है आभासी प्रतिबिंब। जब आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा तो v का मान सदैव प्लस लिया जाता है, r बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र होता है। 1/v का मान क्या है 20 हो जाएगा, प्लस 1/u का मान -10 हो जाएगा। यह माइनस और प्लस मिलेगा तो क्या बनेगा, -1/10 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का हर बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर हर बराबर करते हैं तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो हर बराबर होगा। तो 2 × 2 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 हर बराबर है, नीचे का हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1/20 हो जाएगा। f बराबर -20 सेमी हो गया। तो f का मान क्या आ गया, -20 सेमी आ गया फोकस दूरी। लेकिन इसमें वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है तो r बराबर क्या होता है 2f। वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है फोकस दूरी के दुगुना को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 2 × -20, 20 दूनी क्या हो जाएगा -40 सेमी हो जाएगा। r बराबर -40 इसमें आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। तो यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तन की क्रिया का चित्र बनाना है। तो अपवर्तन का क्रिया कैसे होता है, तो सबसे पहले एक प्रिज्म है। प्रिज्म पर जब प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो ये प्रकाश की किरणें सीधे समांतर होकर के पुनः प्रकाश की किरणें क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो अब इसी के बारे में लिखेंगे कि माना कि ABC, अब ABC देखना चित्र में ABC एक प्रिज्म का सूक्ष्म मुख्य परिच्छेद है। अब यहाँ पर जो है ABC हम प्रिज्म लिया गया है। कोण BAC, अब यहाँ पर B देखिए ध्यान से, कोण BA मतलब यह वाला कोण की बात कर रहा है। BAC अपवर्तक कोण है। यह प्रिज्म का अपवर्तक कोण कौन होता है, A होता है। तथा Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, ANG। A का मतलब हवा है और N का मतलब अपवर्तनांक है और G का मतलब क्या है, यह ग्लास कांच है। तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण आपतित करेंगे किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर गुजारा जाएगा तो इसमें कौन कौन से घटना घटेगा इसी के बारे में बताना है।
माना कि आपतित किरण PQ, अब यहाँ पर PQ जो है प्रिज्म पर प्रकाश किरण गुजारा गया, PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB के बिंदु Q पे गिरती है। देखिए यह AB है, AB के बिंदु किस पर गिरती है? Q पर गिरती है। इस पृष्ठ पर किरण अपवर्तन के पश्चात Q पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ पे गया, झुक करके किधर गया? यहाँ पर QR की ओर चली जाती हैं। अब ये लिखा है QR दिशा में चली जाती हैं किरण QR। अब यह QR जो किरण है, अब QR पृष्ठ AC पर, अब AC पर ध्यान देंगे, AC पर क्या होते हैं? अपवर्तन के पश्चात R पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में बाहर निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पे जब टकरा करके R बिंदु से टकरा करके RS जो है क्या देख रहे हैं? RS दिशा से क्या आती हैं? बाहर निकलती हैं। स्पष्ट है कि प्रिज्म PQ दिशा में आने वाला किरण, आप PQ देख रहे हैं, आप PQ जो है दिशा में आने वाला किरण और RS दिशा में, यह RS दिशा में आने वाला किरण विचलित कर देता है। अब यहाँ से इधर गया प्रकाश किरण विचलित हो गया, यहाँ से गया प्रकाश किरण तो यहाँ विचलित हो गया, तो विचलित कर देता है। इस प्रकार यह प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न कर देता है। अब आगे जब इसको बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक विचलन कोण प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार यह विचलन उत्पन्न कर देता है। आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर बिंदु D पर काटती हैं। बिंदु D पर क्या होती हैं? काटती हैं। और जो है इन दोनों किरणें के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? डेल्टा विचलन कोण कहते हैं। यही विचलन कोण है। ध्यान देंगे विचलन कोण कहाँ पे है? देख रहे हैं ना, D बिंदु पे काटते हैं और इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो डेल्टा जो है विचलन कोण प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म में अपवर्तन की क्रिया कैसे होता है। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं। जब प्रिज्म पर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तो यह प्रकाश किरणें विचलित होकर के समांतर हो जाएगा, पुनः जो विचलित होकर के बाहर की तरफ निकल जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे, तो इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करके एक बार दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे, वैद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इस सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। तो वैद्युत मोटर का नामांकित आरेख भी बनाना है और उसका सिद्धांत बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जब तक मोटर के अंदर वैद्युत नहीं जाएगा वो अपना काम नहीं करेगा, इसलिए पहले वैद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब इसकी रचना की बात करेंगे तो इसमें 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग कौन कौन होते हैं? तो लिखेंगे वैद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है क्षेत्र चुंबक है, दूसरा आर्मेचर है, तीसरा विभक्त वलय है, ब्रूस होता है। अब यहाँ चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर यह आर्मेचर कुंडली देख रहे हैं, ABCD अंदर लगा हुआ है, आर्मेचर कुंडली है। यहाँ क्षेत्र चुंबक है, ये बगल में 2 क्षेत्र चुंबक लगा हुआ है और यहाँ विभक्त वलय लगा है और यहीं बगल में देखेंगे तो ब्रूस लगा हुआ, नीचे यहाँ पर ब्रूस लिखा है और ये विभक्त वलय लगा है। तो इसमें 4 भाग होते हैं। अब चारों भागों को जो है बारी बारी से समझेंगे। अब यहाँ क्षेत्र चुंबक में क्या लिखेंगे? यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होती हैं जिसमें ध्रुव N एवं S होते हैं। मतलब इसके अंदर 2 शक्तिशाली चुंबक लगा होता है जिसपे N और क्या लिखा होता है? S लिखा होता है। अब अगला देखेंगे आर्मेचर, यह एक आयतकार कुंडली है, आयत के नुमा होता है। आयतकार कुंडली आयत के आकार का होता है जो नर्म लोहे के क्रोड पर पृथकृत तांबे के तार लपेट कर बनाई जाती हैं जो ABCD हैं। अब चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ABCD जो दिखाई दे रहा है यही क्या है? आर्मेचर कुंडली होते हैं। और ये किस आकार के होते हैं? तो यह आयतकार के रूप में होते हैं। और किसका बने होते हैं? तो तांबे के बने होते हैं। इसके ऊपर जो है तांबे के या आर्मेचर कुंडली नर्म लोहे के बने होते हैं और इसके ऊपर तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं। अब विभक्त वलय के बारे में समझेंगे कि विभक्त वलय क्या होते हैं। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय यल तथा यम से जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर यल और यम, चित्र में देख लीजिए, यल और यम से जुड़े हैं। विभक्त वलय 2 अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्त के रूप में है, अर्ध माने आधा वृत्ताकार के रूप में वलय के रूप में होते हैं। वलय मतलब रिंग के रूप में होते हैं तथा आर्मेचर के साथ घूमते हैं। यह आर्मेचर कुंडली लगा है, इसके साथ ये भी क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। आगे लिखेंगे
यहाँ पर सिद्धांत, अब इसके बारे में समझेंगे सिद्धांत क्या होते हैं। लिखेंगे जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यदि कुंडली अपने अक्ष से परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह इस बल युग्म के कारण चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती हैं। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली क्या होने लगती हैं, घूमने लगती हैं बल युग्म के आधार पर। अब आगे लिखें घूमने की दिशा जो होते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती हैं। जो घूमने का इसका नियम होता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह घूमती हैं। अब ये कार्यविधि समझेंगे। जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। यह दोनों बलों एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती हैं। मतलब जब बैटरी में से वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कुंडली की जो भुजा ABCD है, अब AB देखिए AB और यह क्या है CD है, यह बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगती हैं। ये दो बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली क्या होती हैं, वामावर्त दिशा में घूमने लगती हैं। तो वैद्युत मोटर के बारे में समझ में आ गए हो, इसका सिद्धांत क्या है और इसका कार्यविधि क्या है। और यह प्रश्न बहुत ही IMP है, हर साल के बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। दो समीप स्थित कुंडलियों के सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। दो समीप स्थित कुंडलियों के सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाना है। तो सबसे पहले जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब जो कुंडली है वह बंद परिपथ है और उसमें जो है वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस घटना को क्या कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसको जो है दो समीप कुंडली, अब यहाँ पर दो समीप कुंडलियों के बारे में आपको समझना है। तो पहले यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्न प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या क्या समझाया जा सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कुंडली यहाँ पे बनाया गया है। अब इस कुंडली के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ नॉर्थ है और साउथ है, मतलब उत्तरी दिशा और ये दक्षिणी दिशा, और यहाँ पर नॉर्थ है यहाँ साउथ है, मतलब यह चुम्बक जो है इस कुंडली के ओर लाया जाता है और यह चुम्बक जो है इस कुंडली से दूर जो है ले जाया जा रहा है। एक बार लाया जा रहा है, एक बार ले जाया जा रहा है। यहाँ दो घटना हो रहा है, एक बार पास आया, एक बार दूर जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तारों के एक कुंडली की धारामापी से जोड़ा गया है। NS एक क्षण चुंबक है जिसको कुंडली से दूर अथवा समीप गतिमान किया जा सकता है। मतलब एक बार दूर लाया जाएगा, एक बार समीप लाया जाएगा। अब यहाँ पहला जो प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव, अब देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया जाता है। जब ये कुंडली के जब समीप लाया जाता है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप एक दिशा में होता है। अब देखिए जब ये आता है तो यह जो कुंडली देखिए यहाँ पर तिरछा हो गया, मतलब पहले ये सीधा था। पहले शुरुआत में जब ये चुम्बक उसके पास नहीं ले गए तो उसके पहले यह सीधा था। और जब इसके पास ले जाएंगे, ऐसे जब घुसकाएंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह जो है तिरछा, मतलब थोड़ा सा विक्षेप हो गया। अब विक्षेप हो जाता है, एक दिशा में होता है, परंतु जब चुम्बक के इसी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जा रहा है, अब देखिए जैसे इधर से जा रहा था अब इसको इधर से कर दिया, मतलब दूर करेंगे तो देखिए इसकी दिशा क्या हो गया, बदल गया। पहले इधर से जाता अब इसकी दिशा इधर हो गया। तो क्या लेते हैं, कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है। जो पहले था उसका विपरीत दिशा में यह हो जाएगा। मतलब ये समीप लाएंगे तो दिशा ऐसे रहेगा, आज जब इसको दूर ले जाएंगे तो इसकी दिशा जो है ऐसे हो जाएगा। मतलब पहले वाले से क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अगर इसी का प्रयोग दूसरा किया जाए, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव था और यहाँ
उत्तरी ध्रुव था। अब यहाँ पे अगर दक्षिणी ध्रुव लाया जाए, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव लाया जाए तो क्या घटना घटेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर यन इधर रहेगा और यस यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पर जो है यस यहाँ पर रहेगा और यन यहाँ पे रहेगा, और ये समीप लाया जाएगा और ये दूर ले जाया जाएगा। तो घटना क्या घटेगी, देखिए यस जब आएगा मतलब जब चुंबक की दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया जाता है, इसको समीप लाया जा रहा है, तो इसकी दिशा देखिए क्या था, एकदम सेम यहाँ वाला यहाँ पे आ जाएगा। सेम मतलब यहाँ जो ऐसे दिशा था इसका विलोम यह बन जाएगा और इसका विलोम यह बन जाएगा। मतलब यह जब दक्षिणी ध्रुव आएगा तो इसकी दिशा जो है इधर की तरफ हो जाएगा, और जो है दक्षिणी ध्रुव से यह दूर जब जाएगा तो इसकी दिशा देखिए इधर हो जाएगा। मतलब दिशा का बदलाव कैसे हो रहा है, जब इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब इसका प्रयोग जब किया गया, फैराडे ने जब इसका प्रयोग किए तो क्या देखे, जब उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है तो इसकी दिशा इधर है, देख लीजिए इधर विक्षेप हो गया, और इससे दूर जब ले जाएंगे तो इसकी दिशा बदल गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब दक्षिणी ध्रुव को लाया जाएगा तो इसकी दिशा इधर रहेगा, आज दूर ले जाया जाएगा तो इसकी दिशा इधर हो जाएगा, इसमें बदलाव हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो समीप कुंडली के सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न की क्रिया क्या था। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके बताया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।